नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली और बड़ी अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध और रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने को लेकर यूरोप की आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया है। फिनलैंड की राजधानी में आपको बता दें कि आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यहां किस तरीके से एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप को भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने से पहले अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। रूस के साथ भारत के संबंधों और रूसी तेल के आयात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं किया गया है, लेकिन भारत के खिलाफ यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल वो वर्षों से होता रहा है। उन्होंने कहा कि काश वो यूरोप के बारे में भी यही बात कह सकते थे। विदेश मंत्री का बयान उस आपको बता दें समय आया है जब यूरोपियन देशों की ओर से इशारा माना जा रहा था, जिन्होंने लंबे समय से पाकिस्तान को हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जयशंकर ने कहा है कि यूरोप के कई देशों ने ऐसे हथियार बेचे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया है, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई वर्षों से ऐसा होता आया है। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे यूरोप की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ हो। इसके बावजूद भारत और आपको बता दें, भारत को अक्सर या नैतिकता और विदेश नीति के मुद्दों पर यहां पर उपदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यहां पर आदर्शवाद नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर समझा जाना चाहिए। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का फैसला पूरी तरीके से आर्थिक जरूरतों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आया था। उस समय यूरोपीय देशों ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू किया था, जो पारंपरिक रूप से आपको बता दें भारत के लिए प्रमुख आपूर्ति क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध और किफायती विकल्पों की तलाश करनी पड़ती है। रूस उस समय वैश्विक बाजार में बड़े पैमाने पर तेल उपलब्ध करा रहा था, इसलिए भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का फैसला वो किया है। जयशंकर ने यह भी दोहराया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी दबाव के आधार पर नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नैतिकताओं की जरूरतों और नागरिकों की जरूरतों, अधिकारों, हितों और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि नई दिल्ली में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान संतुलित और व्यवहारिक रुख वो अपनाया गया है। फिनलैंड में दिया गया जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप और भारत के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। विदेश मंत्री के बयान के बाद आपको बता दें, भारत की रणनीति आपको बता सत्यता और राष्ट्रीय हितों की मजबूत पैरवी के रूप में वो देखी जा रही है। तो किस तरीके से आपको बता दें, फिनलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला उससे पूरे विश्व में हल्के तेज हो गई हैं, लेकिन चर्चाओं का विषय वो बन गया है। बात अगर अगली खबर की रहे तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वनाथ विद्यालय में आपको यानी कि बीएचयू को आपको बता दें कि विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस दौरान आपको बता दें, राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान आपको बता दें विज्ञान, इसी के साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच नीति निर्माताओं के बीच व्यापक चर्चा हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो दीप प्रज्वलित के साथ किया गया था। इस अवसर पर आपको बता दें कि बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। ये तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आई हैं जो मैं आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विज्ञान भारती की वार्षिक रिपोर्ट पुस्तिका का भी यहाँ विमोचन किया है। 13 और 14 जून को आयोजित इस अधिवेशन में आपको बता दें देश विदेश से करीब 1200 प्रतिनिधि वो भाग ले रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। आयोजन का उद्देश्य आपको बता दें कि समकालीन वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर सतर्क और सार्थक विमर्श करना है, ताकि वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई सारी योजनाएं तैयार की जा सकें। बहरहाल आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश विशिष्ट अतिथि के रूप में वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने भी यहाँ कई सारी बातें कही हैं, और वहीं विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर सी मांडे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अधिवेशन में इस वर्ष 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है।
और आपको बता दें कि इनमें वन हेल्थ, विकसित भारत हेतु नेट जीरो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता शामिल है। वन हेल्थ विषय पर आपको बता दें सत्र का नेतृत्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के विशेषज्ञ जो है वो भाग लेंगे। विकसित भारत हेतु नेट जीरो विशेषज्ञ सत्र पर आपको बता दें इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव करेंगे। इस दौरान सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा समीकरण के साथ साथ जो समकरण है से जुड़े तमाम विषयों पर जो है, तमाम मुद्दों पर जो है मंथन किया जाएगा। अधिवेशन के दूसरे दिन आपको बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता विषय पर जो है विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव और पश्चिमी सम्मानित प्रोफेसर जो है आशुतोष शर्मा जो है वो करेंगे। आपको बता दें कि इसमें शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता जो है वो समाज हित में AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर भी जो है अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार का सार्वजनिक व्याख्यान भी जो है कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यावाहक आपको बता दें डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर भी जो है इसमें विशेष उद्बोध करेंगे। विज्ञान भारती के अगर आपको बारे में बताएं तो विज्ञान भारती के पदाधिकारियों के अनुसार अधिवेशन में भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति से जुड़े जो है प्रस्तावों पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। आयोजकों का मानना है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन वैज्ञानिक संवाद, सहयोग और नीति निर्माण का एक जो है प्रभावी मंच साबित होगा, जो भारत की वैज्ञानिक और वैज्ञानिकता क्षमता को मजबूत करने और इसी के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को जो है गति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाला है। तो AI और नैतिक उपयोग पर जो है यहां पर विचार विमर्श तो देखने को मिलेगा, लेकिन बात अगर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किस तरीके से नीति आयोग ने शुक्रवार को जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है एक विशेष बैठक आयोजित की थी। बैठक का उद्देश्य आपको बता दें क्षेत्र के विकास को नई गति देना, राज्यों की प्राथमिकताओं को समझना और केंद्र और राज्य के बीच जो है बेहतर समन्वय स्थापित करना था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिदी ने आपको बता दें कि यहां उनकी अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उत्तर पूर्वी के सभी 8 राज्य जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं के प्रतिनिधियों के साथ जो है हिस्सा लिया और उसमें शामिल हुए। आपको बता दें बैठक में विकास योजनाओं, क्षेत्रीय चुनौतियों, नवाचारों और भविष्य की रणनीतियों पर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। नीति आयोग के सदस्य जोराम अनिया ने कहा है कि आयोग उत्तर पूर्व राज्यों के विकास को गति देने के लिए जो है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर जो है वो काम करेगा और लगातार इसमें काम कर भी रहा है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को जो है और प्रभावी बनाया जाएगा। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बैठक में कहा कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जो है संतुलित विकास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि असम आज देश के सबसे तेजी से विकास हो रहे राज्यों में शामिल है और सामाजिक विकास के नए मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर रहा है। शर्मा ने कहा है कि विकास को और आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष पर जो है आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ाई जाए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जो है यहाँ कहा है कि उत्तर पूर्वी भारत जो है वो तेजी से बदल रहा है और बदलाव के दौर से जो है वो गुजर रहा है और देश के विकास का नया इंजन जो है वो सरकार के लिए बनकर उभर रहा है। उन्होंने राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता को उल्लेख करते हुए कहा है कि मानव संसाधन विकास और कौशल निर्माण को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। खंडू ने आपको बता दें सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार और कैबिनेट आपके द्वार जैसी पहलों का जो है यहाँ जिक्र किया है, जिसमें आपको बता दें कि लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान जो है वो हुई है। मेघालय के मुख्यमंत्री आपको बता दें संगमा ने भी जो है यहाँ आर्थिक विकास का जो है यहाँ वास्तविक प्रभाव जो है वो मानव विकास के रूप में जो है वो दिखाई देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 2032 के तहत विकसित मेघालय के लक्ष्य को सामने रखा है और व्यापार, निर्यात और इसी के साथ पर्यावरणीय स्थितियों के क्षेत्र में जो है राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत जो है वो बताई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी आपको बता दें 15वें वित्तीय आयोग के तहत मिलने वाली सहायता को जो है यहाँ जारी रखने की मांग कही है। उन्होंने बुद्धियाओं और बुनियादी ढांचों के साथ साथ तेल, गैस क्षेत्र और कृषि और परिवहन नेटवर्क को जो है मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं बात अगर मणिपुर की करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी यहाँ पर
पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए जो है मजबूत निगरानी तंत्र को जरूर बताया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने भी आपको बता दें पर्यटन, इसी के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई कनेक्टिविटी को जो है राज्य के विकास की गूंजी बताया है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम को जारी रखने की मांग की है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने व्यापार, निवेश, कौशल विकास और स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में जो है अतिरिक्त सहयोग की जो है आवश्यकता पर जोर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ नीति आयोग के अनुसार बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कौशल विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचों से जुड़ी सफल योजनाओं और जानकारियों को, नवाचारों को साझा करना था। आयोग का मानना है कि इस तरह के संवाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास को, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो किस तरीके से तमाम पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों ने जो है यहाँ नीति आयोग में अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी का नाम जो है वो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से जो है गायब होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद आपको बता दें जिला प्रशासन में हलचल मच गया और जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मेदन मवई ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 10 जून को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में स्मृति ईरानी का नाम शामिल ही नहीं पाया गया। इससे आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में तो चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन जबकि इससे पहले आपको बता दें लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची में जो है उनका नाम दर्ज था। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी गांव से जो है अपना वोट भी डाला था। स्मृति ईरानी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट पर ऐतिहासिक दर्ज जीत की थी। सांसद बनने के बाद आपको बता दें उन्होंने इस गांव में अपना आवास बनवाया था, जिसके बाद उनका नाम जो है वो स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। पंचायत चुनाव की नई मतदाता सूची में नाम गायब होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। इस मामले को लेकर भाजपा संगठन की भी जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने बताया है कि स्मृति ईरानी का नाम दोबारा शामिल कराने के लिए आवेदन जमा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उचित सत्यापन के बाद नाम जोड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मतदाता सूची से नाम हटाने के पीछे क्या कारण रहा है। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो किस तरीके से आपको बता दें कि मतदाता सूची से नाम जो है वो कट गया है और पंचायत चुनाव सूची की जो अंतिम लिस्ट जारी हुई उसमें नाम स्मृति ईरानी का नहीं दिया है। हालांकि डीएम ने जांच के आदेश साफ तौर पर दे दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन बीजेपी ने जो है नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी फिलहाल दे दिया। लेकिन राजनीतिक हलकों में अब ये एक नया विषय बन के जो है वो उभरते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में किस तरीके से जो है अब चर्चाएं इस चीज को लेकर तेज हो गई हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में है। एक बार मामला जो है आपको बता दें होर्मुज़ जलमंडरमरू यानी कि होर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास भारतीय जहाजों पर हुए हमलों और 3 भारतीय नाविकों की मौत का लेकर जो है वो सामने आया है। भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को जो है सिरे से खारिज कर दिया है और करते हुए इसे पूरी तरीके से बेबुनियादी बताया है और इसके साथ ही अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य में एक भारतीय जहाज को लेकर ट्रंप द्वारा दिए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उसका उद्देश्य असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। ईरानी दूतावास ने दावा किया है कि एक सप्ताह से भी कम समय में अमेरिका ने 3 भारतीय वन्यजीविक जहाजों पर कार्रवाई की है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। ईरान ने इस कार्रवाई को क्रूर और अनावश्यक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में भारत स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरीके से निराधार है और यह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है वो कोशिश है, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान जो है वो चली गई थी। ईरान ने कहा है कि आपको बता दें कि निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत एक गंभीर मानवीय त्रासदी है और इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को जो है जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे 3 जहाजों पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है और कहा है कि यह बयान वास्तविक घटनाओं को छिपाने की कोशिश है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाइके ने भी जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन्यजीविक जहाजों पर हुए हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने
मृतक भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना अपनी व्यक्त करते हुए भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति अपनी सहानुभूति दी है। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो हर बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें और ऐसे कदम उठाए जो वैश्विक शांति और समुद्री सुरक्षा की रक्षा के लिए वो किया जा सके। ईरानी पक्ष का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती देती हैं, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और इसी के साथ नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय नागरिकों की मौत के बाद इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर विभिन्न देशों की ओर से भी और भी बयान सामने आने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।